नमस्कार। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है स्लेटर रूल की सहायता से जेड इफेक्टिव ज्ञात करना। जेड इफेक्टिव का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि नाभिक है वो प्रति इलेक्ट्रॉन कितना का आकर्षण लगा रही है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है। इसको समझो कि परमाणु होता है, उसमें एक न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। अब नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर एक आकर्षण बल लगाया जाता है, जिसको कहा जाता है नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर अट्रैक्शन। लेकिन जो जो ये कक्षाएं हैं, जो बीच की कक्षाएं हैं, यानी कि ये कक्षाएं हैं जो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन हैं, आंतरिक यानी कि इनर सेल ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, वो इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित भी करते हैं। यानी कि ये एक तो आकर्षण बल लग रहा है, ये अट्रैक्शन फोर्स है, ये जो नाभिक लगा रही है, लेकिन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं सब मिलकर एक बाहर की तरफ एक प्रतिकर्षण बल लगा रही हैं। इस प्रतिकर्षण बल के फलस्वरूप तो इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लग रहा है, एक प्रतिकर्षण बल भी लग रहा है, जिससे नाभिक का आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आंतरिक सेल के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाहरी सेलों के इलेक्ट्रॉन पर एक प्रतिकर्षण बल लगाया जाता है। इस प्रतिकर्षण बल को तो कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट। इस प्रतिकर्षण बल को क्या कहा जाता है, शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि परिरक्षण प्रभाव। इसको कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट या इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन पर एक रिपल्सन फोर्स लगाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है, जिससे नाभिकीय आवेश क्या हो गया, कम हो गया। नाभिकीय आवेश कम हो गया तो कितना बचा हुआ कितना है, उसी को क्या कहेंगे, जेड इफेक्टिव। यानी कि जितना लगना चाहिए उतना नहीं लगता, जेड में से कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है, सिग्मा कम हो जाता है। इस सिग्मा को क्या कहा जाता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या ये स्लेटर ने कहा बताया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्लेटर कांस्टेंट पड़ गया। तो जेड इफेक्टिव या जेड इफेक्टिव को जेड स्टार से भी दर्शाते हैं। जेड स्टार ज्ञात करने के लिए जेड माइनस से सिग्मा कर देते हैं। अब जेड माइनस सिग्मा, अब ये सिग्मा क्या है, सिग्मा है स्लेटर कांस्टेंट। अब देखो इधर अपने परमाणु की तरफ आओ। परमाणु के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगा रही हैं। ये मान लो एन पहली सेल है, दूसरी सेल है, तीसरी सेल, चौथी सेल है, ये इस प्रकार सेल है। बाहरी सेल को मैं एन कह दूं तो इससे पहली वाली सेल को एन माइनस वन कहना पड़ेगा, और उससे पहली सेल को एन माइनस टू कहना पड़ेगा, और उससे भी पहली सेल को एन माइनस थ्री कहना पड़ेगा, एन माइनस थ्री, इसी प्रकार से कहना पड़ेगा। अब देखो सिग्मा के मान दिए गए हैं, किसने दिए हैं, ये स्लेटर ने दिए हैं। स्लेटर ने ऐसा कहा है कि एस और पी इलेक्ट्रॉन पर यदि अपने को एस और पी इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा ज्ञात करना है, सिग्मा किसके लिए ज्ञात करना है, एस और पी के लिए, तो क्या होगा, बाहरी सेल में यानी कि एनवी सेल में जिस सेल का ज्ञात कर रही हैं उसी को एनवी सेल कहेंगे। एन का मान ध्यान रखना, एन क्या है, जिस सेल का सिग्मा ज्ञात कर रहे हैं वही एनवी सेल है। तो एन इस सेल के लिए इसका मान होता है 0.35, और एन माइनस वन के लिए 0.85, और एन माइनस टू या एन माइनस थ्री या एन माइनस फोर जितनी भी बच गई उसके लिए क्या होता है, एक होता है। तो इसमें देखो अपने मैंने लिख दिया, एस और पी के लिए अपने को देखना हो तो एनवी सेल के लिए होता है वो 0.35, एन माइनस वन के लिए होता है 0.85, और एन माइनस टू एन माइनस थ्री या जो और नीचे रह गई उसके लिए होता है 1। इसी प्रकार यदि अपने को डी और एफ इलेक्ट्रॉनों के लिए सिग्मा ज्ञात करना है, डी व एफ इलेक्ट्रॉन पर यदि अपने को शील्डिंग इफेक्ट ज्ञात करना है तो उसके लिए सिग्मा क्या होगा कि
बाहरी कक्षा के लिए तो इन दोनों का समान ही है, और जो अंदर जितनी भी रह गई ना उस प्रत्येक के लिए क्या है, एक ही है। इसमें देखो एक डाटा और था, n-1 के लिए 0.85 था, लेकिन इसमें बाहर वालों के लिए तो 0.35 है, और अन्य जितनी भी बच गई उसके लिए क्या है, एक है। से पहले अपने को लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी इस प्रकार से अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है कि n यानी कि n के मान के बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि पहले पहली सेल का, फिर दूसरी सेल का, फिर तीसरी सेल का, इस प्रकार से लिखना है। लिखने के पश्चात में अपने कैलकुलेशन करेंगे। एग्जाम्पल मैग्नीज, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25 यानी कि 25। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब देखो इसको अपने, जैसे सबसे पहले अपने लिखा 1s वाला, उसके बाद में लिखा फिर 2s और 2p, यानी कि पहले 1 वाला लिखा, फिर 2 वाला लिखा, फिर 3 वाला लिखो 3s2 3p6 और 3d5। तो 3 वाला लिख दिया। इसके पश्चात क्या लिखेंगे, 4 वाला, तो 4s2। तो सबसे पहले अपने पहली सेल का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर दूसरी सेल का, फिर तीसरी सेल का, फिर चौथी सेल का, इस प्रकार से लिखना है। इसके पश्चात आप जैसे मान लो आपको कह दिया जाए सिग्मा निकालना है अपने को s का, यानी कि 4s में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा ज्ञात करना है। तो सिग्मा जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं एक इलेक्ट्रॉन को मिलकर रिफ्लेक्शन करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे 4s के एक इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण करेंगे सभी मिलकर, तो इसमें देखो तो ये 4s के एक इलेक्ट्रॉन पर तो रिपल्सन लग रहा है, तो यहाँ पर 4s का इसको अपने बाहरी कक्षा है इस पर ज्ञात करेंगे, जिस पर ज्ञात करें उसको n मान लो, और उससे पहले वाली को n-1, उससे पहले वाली को n-2, और उससे भी पहले वाली को n-3। तो बाहर वाली है देखो, जैसे 4s का एक इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाली के लिए s में इलेक्ट्रॉन है, तो n के लिए कितना होता है 0.35। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, क्योंकि एक पर तो अपने ज्ञात कर रहे हैं सिग्मा, तो एक बचा है कितना मान 0.35। और यहां पर कितना है देखो, n-1 के लिए 0.85 होता है, और n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखो 5 6 और 2, 6 और 2 8, 8 और 5 13, तो 13 इंटू, और इसके लिए होता कितना है 0.85 प्लस, और n-2 होते n-3 होते, उसके बाद के जो सभी होते हैं उनके लिए एक ही होता है। तो 6 to 8 to 10, तो 10 को कितने से गुणा करते हैं, 1 से। अब इनको जोड़ लो, ये क्या आ जाएगा 4s के लिए सिग्मा का मान आ जाएगा। इनका गुणा कर और जोड़ दो, जोड़ने के बाद में आएगा ये 21.4। तो एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है 21.4, जेड इफेक्टिव पूछा हुआ है, तो आपको जल्दबाजी में इसको टिक न कर दें, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, ये सिग्मा की वैल्यू आई है, सिग्मा की वैल्यू को जेड में से घटाओ। अब जेड कितना होता है mn 25, तो 25 में 21.4 घटाओगे तो कितना आएगा 3.6, तो ये आ जाएगा जेड इफेक्टिव। यानी कि प्रति इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल कितना लग रहा है 4s के एक इलेक्ट्रॉन पर 3.6 आकर्षण लग रहा है। तो इस प्रकार से अपने जेड इफेक्टिव है वो ज्ञात करना होता है। तो ये तो अपने जैसे देखा लास्ट इलेक्ट्रॉन पर देखा, कोई बीच में से पूछ लिया जाए, आप कह दो कि इस पर नहीं जी, इस पर बताओ कि 3D के इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव कितना लगेगा, तो 3D का ज्ञात करना हो तो जो इसके इधर रह गए ना, यानी कि राइट साइड में रह गए, तो ये इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव बनाने में योगदान नहीं देगा, तो इसके अंदर वाले इसको प्रतिकर्षित करेंगे। इसके खुद के जैसे 3D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पर अपने जेड इफेक्टिव ज्ञात कर रही हैं, तो 4 तो इसके इलेक्ट्रॉन और शेष ये इलेक्ट्रॉन हैं, उसका अपने को सिग्मा जोड़ना पड़ेगा। जैसे देखो आपको जैसे ये दे दिया जाए आपके कि सिग्मा
3D का ज्ञात करना है, सिग्मा 3D का ज्ञात करना है। तो ये अपने काम में अब नहीं लेना है 4s को, क्योंकि 3D 4 ये 3 है, ये 4 है, ये चौथी कक्षा वाला सिग्मा बनाने में काम में नहीं आएगा, केवल तीसरी कक्षा तक लेना है। तो देखो अब तीसरी कक्षा तक लेना है तो ये क्या होगी, अब n हो गई, और ये अब n-1 हो गई, ये अब n-2 होगी। किसके लिए, 3D के लिए। अपने 3D के लिए ज्ञात करना चाहते हैं। पहले वाला कंप्लीट हो चुका है ये, तो अपने 3D के लिए ज्ञात करेंगे। तो इसको जिसका ज्ञात करना है उसको n मानो, उससे पहले वाली को n-1, उससे पहले वाली को n-2 माने। अब देखो n के लिए अपने देखो अब d और f वाला आ गया, तो 3D के लिए ज्ञात करनी है n वाले का 0.35। तो n में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखो 4, 6, 10 और 10 और 2 12। 12 को कितने से गुणा करूंगा मैं, 0.35, क्योंकि अपने d वाले का निकाल रही हैं 0.35। बाकी बच गए कितने, बाकी के सभी के एक होता है, चाहे n-1 का हो चाहे n-2 का हो, तो n-1 और n-2 सभी के क्या होते हैं। तो कितनी हो गई, 6 और 4 10, तो 10 का कितना हो जाएगा 1। तो क्या आ जाएगा सिग्मा 3D के लिए, तो सिग्मा 3D आ जाएगा जी 10 प्लस इसको 12 से गुणा करेंगे, 12 को 5 बार बोला 60, 6 बार 36, 36 और 42। तो इस प्रकार से आ जाएगा ये कितना 14.2। अब देखो सिग्मा 14.2 आया है, तो ये जेड इफेक्टिव ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा, और जेड का मान कितना है 25 में से कितना गया, सिग्मा का मान कितना आया है 14.2। तो जितना भी आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जेड इफेक्टिव हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 10.8। तो इसके लिए जेड इफेक्टिव का मान क्या हो जाएगा 10.8। राइट हैंड साइड वाले होते हैं, जैसे अपने 3D पर ज्ञात कर रही हैं तो राइट हैंड साइड वालों को शामिल नहीं करना, और जिस सेल का ज्ञात करना है उसी को n मानो, इसको n मान लोगे तो n-1 हो जाएगी। अब इस पर ज्ञात करना चाह रही हैं तो ये तो ऐसे मानो कि है ही नहीं, एक बार के लिए ऐसा माने कि ये नहीं है। तो 3D के इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो इसके लिए इसको n मानो और बाकी को n-1, 2 वाली को n-1 और इससे वाली को n-2, और भी आगे n-3 होती तो। अब देखो फिर ये ध्यान रखना है कि s और p का है कि d का है। s और p का है तो ये रूल लगाना है कि n के लिए 0.35 और n-1 के लिए 0.85 और n-2 या इससे भी नीचे हो तो 1। और इसके अंदर दो ही डाटा है कि n के लिए 0.35 और बाकी के लिए 1। तो ये d के लिए है, d और f के लिए ये होता है, n के लिए तो 0.35। n में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए देखो 4, 5 से 11 और 2 13, 13 में से एक इलेक्ट्रॉन पर तो ज्ञात कर रही है तो 12 बचे। तो एक इलेक्ट्रॉन पर ज्ञात कर रही है वो घटाना है। गलती दो ही जगह होती है आपसे कि जिस पर ज्ञात कर रही हैं वो कम कर दिया या नहीं कर दिया। दूसरी गलती ये होती है कि आपने सिग्मा ज्ञात करते ही एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा उस सिग्मा जितना आया है ना, जैसे 14.2 आ गया आपका, 14.2 ही ऑप्शन हो उसमें टिक कर दिया, तो ऐसा नहीं, क्योंकि अपने को जेड इफेक्टिव पूछा जाए तो जेड माइनस सिग्मा जरूर कर देना। आपसे पूछ लिया जाए कि स्लेटर कांस्टेंट ही पूछ लिया जाए तो स्लेटर कांस्टेंट तो ये सिग्मा ही होता है, जितना सिग्मा मान ज्ञात कर लो तो बहुत ही आराम से हो जाएगा। और देखो जैसे आपसे कह दिया जाए कि ये 2p इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात कर दिखाओ, 2p इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात करना हो तो भी बहुत सरल काम हो जाएगा। 2p इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है तो 3 वाला शामिल नहीं होगा, 4 वाला भी शामिल नहीं होगा। तो 2p ज्ञात करना है तो इसको अब क्या मानो, इसको n मानो 2 को, और इसको n मानोगे तो ये क्या हो जाएगा n-1। तो देखो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8, 8 में से एक इलेक्ट्रॉन पर तो ज्ञात कर रहे हैं तो 7, और ये s और p के लिए है तो n में है तो ये कितना हो जाएगा 0.35 से गुणा होगा, और ये n-1 में है तो 0.85 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2 × 0.85।
85। तो ये आ जाएगा सिग्मा, और जेड इफेक्टिव निकालना हो तो फिर क्या हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा, और जेड कितना है यहाँ पर 25 है। अब ये मत मान लेना कि सर 2 8 2 10 जेड हो जाएगा, जेड तो जितना है उतना ही रहेगा, जेड तो नाभिक में उपस्थित, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो है, माइनस जितना भी आए उसको यहाँ पर रखकर घटा दो, उत्तर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप किसी का भी जेड इफेक्टिव है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब हीलियम ही हो, हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा 1s2, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होगा, तो अपने सिग्मा ज्ञात करें 2s का, सॉरी 1s का, सिग्मा ज्ञात करें अपने 1s का, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर ज्ञात करें एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन बाहर वाले के लिए होना इतना चाहिए था 0.35, लेकिन इसका अपवाद स्वरूप 0.30 है। एकमात्र एग्जाम्पल ये है ये कि 0.30 वाला, तो ये सिग्मा आ जाएगा, तो जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा, जेड माइनस सिग्मा, तो जेड कितना है 2 माइनस 0.3 1.7, तो ये जेड इफेक्टिव आ जाएगा। ध्यान देना 1s2 हो, यानी कि ये nवीं कक्षा हो, अगर 2s2 ये नया हो तब की बात है ये, यानी कि 1s2 ही हो, केवल बहुत ही छोटा परमाणु हो, एक ही सेल हो, तब s के लिए 0.3 होता है। न्यूक्लियस अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को मैंने एक साथ ही गहरा बना दिया, ये इनर इलेक्ट्रॉन है, इनर इलेक्ट्रॉन सभी मिलकर जो कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन है उस पर प्रतिकर्षण बल लगा रही है। बाहरी इलेक्ट्रॉन और भी हो सकते हैं, लेकिन अपने जांच कर रही है इस पर, अंदर वाले सभी मिलकर इसको क्या कर रहे हैं, रिपल्सन कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है, और इस आंतरिक सेल के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो रिपल्सन फोर्स लगाया जाता है उसी को कहा जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसे शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, इसे परिरक्षण प्रभाव भी कह देते हैं। ये परिरक्षण प्रभाव क्या कर देता है, जेड इफेक्ट के मान को, जेड इफेक्टिव के मान को, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के मान को क्या कर देता है, कम कर देता है। दोबारा सुनो, अंदर वाले बाहर वालों के धक्का लगा रहे हैं, अंदर वाले कह रहे हैं बाहर वालों को आ मत जाना, बाहर वालों को धक्का लगा रहे हैं, इसी को कहा जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेकिन नाभिक बैठा बैठा, अंदर बैठा है नाभिक, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है कि आ जाओ आ जाओ, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर चार्ज। नाभिक द्वारा बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर लगाने वाले आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, नाभिक बाहरी इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स कितना लगा रहा है उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। इसको अपने जेड से बता दें, और स्क्रीनिंग इफेक्ट को स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा से दर्शाते हैं, और खींच इतना रहे हैं, धक्का इतना दे रहा है, तो ओवरऑल कितना खिंचाव हो रहा है वो क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव, जिसको जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस है सिग्मा। जेड इफेक्टिव को जेड स्टार से भी दर्शा देते हैं, या फिर इसके पैर में जेड लगाकर दर्शा दो, तो जेड इफेक्टिव बराबर क्या हो जाता है, जेड माइनस सिग्मा। अब ये आ जाए कि किसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो एस का सबसे ज़्यादा, पी का, डी का, एफ और जी का तो बहुत कम होता है। अब इनका कम क्यों होता है, बात ये करते हैं, तो इसके कम होने का कारण ये है कि इनकी संरचना है, तो एस तो गोलाकार होता है, पी आप जानते हो डंबलाकार होता है, डी द्विडंबलाकार होता है, एफ और ही जटिल आकृतिलीय होता है, और जी तो बहुत ज़्यादा जटिल आकृतिलीय होता है, जिससे इनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कम होता जाता है। एक होती है पेंट्रेशन पावर। पेंट्रेशन पावर ये है कि नाभिक तक अपने को उस तक पहुंचने के लिए, जैसे देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जैसे मान लो ये एनवी सेल है, एनवी सेल में हो सकता है कि एनएस भी हो, एनपी भी हो, एनडी भी हो, तो इनमें भी एस है वो नीचे की तरफ रहेगा, और डी है वो एस पी डी एफ जी एच, इस प्रकार से चलेगा, एन एस एन पी एन डी एन एफ। तो यानी कि एस तक पहुंचना कठिन काम होता है, और एफ तक यानी कि एस की इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन काम है, और जो बाहर की तरफ है एक ही सेल में डी के इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम है। इस घटना को कहा जाता है पेंट्रेशन पावर। पेंट्रेशन पावर यानी कि भेदन क्षमता, तो भेदन क्षमता का क्रम भी यही है।
स्क्रीनिंग इफेक्ट जान गए, या इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट कि अंदर वाले बाहर वालों को क्या कर देते हैं, धक्का देते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आप आसानी से जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, बस सिग्मा ज्ञात करने के लिए ये थोड़ा से डाटा याद करना है, बाकी ये सबसे सरल टॉपिक है। तो ये आप क्वेश्चन हल कर देखो। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, अपने नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे दोबारा से। तो कृपया ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना।